सामान्य अध्ययन के सफर जीएस जॉर्नी में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और हम आपके बीच उपस्थित हैं अपने नियमित करंट अफेयर्स के एपिसोड डेली टॉप 10 के साथ। डेली टॉप 10 में हम आपके बीच में, जैसा कि आप जानते हैं, 10 करंट अफेयर्स के सवाल के साथ आते हैं। और आज जिन 10 सवालों के साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं उसकी चर्चा करें उससे पहले हम चर्चा करते हैं पिछले अंक में पूछे गए सवाल का, जो आपसे जानने का हमने प्रयास किया था। और पहले तो जिन लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाकर उसका उत्तर दिया उनके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, और प्रायः सबके उत्तर सही आए थे। प्रश्न था 99वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है, और उत्तर आया सीता झील अभयारण्य मध्य प्रदेश का है, जिसको कि भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया। आज के लिए सवाल है, जैसा कि हम सब जानते होंगे कि बिहार वालों के लिए, संपूर्ण बिहार वासियों के लिए यह गौरवपूर्ण बात है कि बहुत लंबे समय से जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू का कीर्तिमान, सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का कीर्तिमान क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के नाम था, अब वह वैभव सूर्यवंशी के नाम आ गया है। आपको बताना ये है कि वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड के विरुद्ध T20 में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी थे, बने हैं सबसे कम उम्र के। यह मुकाबला जो T20 डेब्यू हो रहा था, जिसमें वैभव सूर्यवंशी का, वह किस ग्राउंड पे खेला जा रहा था। यानी एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लें यानी किस ग्राउंड पर वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 में डेब्यू करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने का जो भारतीय रिकॉर्ड है उसमें सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बन गए। अब चलते हैं हम आज के सवाल के साथ। आपका पहला सवाल है, आप आज का संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी ताजा सतत विकास लक्ष्य वैश्विक SDG इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 85वां, 94वां, 102वां, 112वां, और इसका सही आंसर है भारत को इसमें 94वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी भारत को इसके 94वां स्थान प्राप्त हुआ है। एक नजर डालते हैं हम कि ये जो इंडेक्स है इस पर, तो देखिए इसमें कुल 68.3 का स्कोर भारत को प्राप्त हुआ, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। 167 देशों की सूची में भारत को जहां 99वें स्थान प्राप्त हुआ था, 2015 में इसकी जो रेटिंग थी वह 112वीं थी, और उसके मतलब 18 स्थानों का भारत ने 13 स्थानों का भारत ने इसमें सुधार किया। तो इस सूचकांक में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, स्वीडन डेनमार्क दूसरे और तीसरे स्थान पर है। भारत के लिए SDG 2 शून्य भुखमरी सबसे गंभीर चुनौती बनी हुई है, जहां कुपोषण और बाल अवरुद्ध वृद्धि जैसी समस्याएं अभी भी मौजूद है। SDG इंडेक्स जो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स होता है, और इसके कई मानक होते हैं, और इन मानकों में जो भारत के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है SDG 2 शून्य भुखमरी। आज का दूसरा सवाल आपके लिए है, जुलाई 2026 में भारतीय वायुसेना के 51वें उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, एयर मार्शल संदीप जैन, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। और सही आंसर है इसका एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ऑपरेशन सिंदूर में, ऑपरेशन सफेद सागर में और ऑपरेशन रक्षक जैसे जो मुख्य अभियान रहे हैं उसमें हिस्सा ले चुके हैं। 1986 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में शामिल हुए थे 6 दिसंबर को, और इससे पहले चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के उप प्रमुख पद पर रह चुके हैं। यानी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के उप प्रमुख रह चुके हैं। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह वर्तमान में वायुसेना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं, जिन्होंने 2024 में यह पद संभाला था।
लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन की जहां तक बात है तो 2026 में भारतीय थल सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला था और एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, जो सितंबर 2024 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आज का अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश का मोंगला बंदरगाह कूटनीतिक और समुद्री व्यापारिक संचालन के कारण अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में रहा है? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और मालदीव, और सही आंसर है इसका बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो मोंगला बंदरगाह है यह काफी अभी चर्चा में रहा है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड इसके संचालन में शामिल है। मोंगला बंदरगाह भारत का नियंत्रण बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक बड़ा हिस्सा है और अभी यह चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि आप जैसा कि जानते होंगे कि बांग्लादेश के द्वारा इसे चीन को देने की बात की गई है। यह बंदरगाह भारत, नेपाल और भूटान के साथ द्विपक्षीय व्यापार और पारगमन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री केंद्र बन चुका है और अभी हाल में जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री चीन दौरा पर थे तो उन्होंने इसे चीन को देने की बात की है, इस कारण से यह चर्चा में रहा है। अगला सवाल आपके लिए है, जुलाई 2026 में भारत यात्रा पर आई जापान की प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा, शिंजो आबे, शुकियो हातोयामा और साने ताइकाची, और सही आंसर है साने तकाइची। साने तकाइची अभी हाल में भारत की यात्रा पर आई थी। साने तकाइची का जहाँ तक संबंध है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, यानी जापान के लोकतांत्रिक इतिहास में यह पद संभालने वाली पहली महिला है। भारत और जापान के बीच 35,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों और महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर भी करके गई हैं। नई दिल्ली में 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आई थी और 1 से 3 जुलाई तक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर रही है। दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, स्वच्छ ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। अगला सवाल हमारे लिए है, सीमा सड़क संगठन द्वारा रणनीतिक सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा के विकास के लिए चलाया जा रहा प्रोजेक्ट ब्रह्मांक हाल ही में किस राज्य में सक्रिय रहा है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम, और सही आंसर है इसका कि यह रहा है अरुणाचल प्रदेश में। थोड़ा हम नजर डालते हैं प्रोजेक्ट ब्रह्मांक पर। प्रोजेक्ट ब्रह्मांक सीमा सड़क संगठन का एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश की रणनीतिक सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय है, लेकिन इसमें असम के घेमाजी जिले की कुछ हिस्सों में भी सड़क और पुलों के विकास का और रखरखाव के कार्य किए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के जिन जिलों में सियांग, पूर्वी सियांग, पश्चिमी सियांग, ऊपरी सियांग और सी योमी, इस प्रकार से 5 अरुणाचल प्रदेश के जिलों के साथ साथ असम का जो घेमाजी जिला है उसके कुछ हिस्सों में भी ऑपरेशन ब्रह्मांक के द्वारा सड़क निर्माण के साथ साथ पुलों के विकास और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी ली गई है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सर्वोच्च सम्मान 71वें IMO पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर फ्लोरेंस राबियार, डॉक्टर नोजोमी तोमिता, डॉक्टर रिचर्ड एली और डॉक्टर मारिया कोर्डोवा, और सही आंसर है इसका डॉक्टर फ्लोरेंस राबियार को 71वें IMO पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान और मौसम पूर्वानुमान उपग्रह डेटा एकीकरण के सटीकता को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने के लिए दिया जाता है। रवियार 2016 से 2025 के अंत तक यूरोपीय माध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र के महानिदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। IMO पुरस्कार को मौसम विज्ञान के क्षेत्र का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान माना जाता है, यानी इसकी तुलना मौसम विज्ञान का नोबेल पुरस्कार से की जाती है। इसकी शुरुआत वर्ष 1955 में की गई थी। विजेताओं को 14 कैरेट का स्वर्ण पदक और 10,000 स्विस फ्रैंक की राशि प्रदान की जाती है। IMO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्राइज। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्राइज। प्रसिद्ध पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में हाल ही में खोजी गई सदर्न
वर्ल्ड विंग मुख्य रूप से किसकी एक प्रजाति है? मेढक की, छिपकली की, तितली की, पक्षी की? सदर्न वर्ल्ड विंग तितली की प्रजाति, ध्यान में रखना है हमको, यह तितली की प्रजाति है। भारत में पाई जाने वाली तितली की बेहद खूबसूरत और बड़ी प्रजाति है। बड़ी बात यह है कि यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति मानी जाती है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति है, लेकिन अब देखना है कि इसकी पहली प्रजाति कौन है। यानी तितली की सबसे बड़ी प्रजाति है गोल्डन वर्ल्ड विंग, पहले नंबर पर आती है, और सदर्न वर्ल्ड विंग ये दूसरे नंबर की है, दूसरी सबसे बड़ी वाली। इनके पंखों का फैलाव 140 से 190 मिलीमीटर तक है। यह प्रजाति मुख्य रूप से दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के जंगलों और पहाड़ियों में पाई जाती है। इसके संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी भूमिका को लेकर यह खबरों में है। यह कर्नाटक की आधिकारिक राज्य तितली भी है, तो ध्यान में रखना है, सदर्न वर्ल्ड विंग कर्नाटक की एक मतलब कर्नाटक का राजकीय तितली भी है। 8वां सवाल है आपका, स्मारक गोद लेने की योजना के तहत गोद लिए गए स्मारकों के रख रखाव करने वाली संस्थाओं को क्या नाम दिया गया? यानी दिल्ली सरकार की स्मारक गोद लेने की के तहत गोद लिए गए स्मारकों के रख रखाव करने वाली संस्था, यानी जो गोद लिए गए स्मारक है उसका जो रख रखाव संस्था करेगी, उसके लिए दिल्ली सरकार के द्वारा क्या नाम दिया गया है? मोन्यूमेंट मित्रा, संस्कृति मित्र, धरोहर रक्षक, इतिहास संरक्षक। और इसके नाम से भी अगर देखेंगे तो मोन्यूमेंट, जिसका मतलब ही होता है स्मारक, और इसका नाम दिया गया है मोन्यूमेंट मित्रा। दिल्ली कैबिनेट ने जून 2026 में हमारे स्मारक हमारे गौरव अभियान के तहत 2 बड़ी विरासत संरक्षण योजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें से एक मोन्यूमेंट मित्रा है। इस योजना के तहत स्मारकों को गोद लेने वाले निजी संस्थानों, एनजीओ और ट्रस्टों को मोन्यूमेंट मित्रा, यानी जो पीएसयू या एनजीओ होंगे उसे मोन्यूमेंट मित्रा या स्मारक मित्र नाम दिया गया है। मोन्यूमेंट मित्रा सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से 5 वर्षों के लिए स्मारकों को गोद लेकर उसकी रक्षा करेंगे। दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित 75 चिन्हित जो स्थानीय ऐतिहासिक स्मारक हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। इसमें जैसे आप देख सकते हैं मिर्जा गालिब की हवेली, भूल भुलैया, दारा शिकोह लाइब्रेरी, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी क्षेत्र से बाहर हैं। यानी इस मोन्यूमेंट मित्रा के तहत उनको संरक्षण दिया जाएगा निजी संस्थाओं के द्वारा जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के। 9वां सवाल आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण के मामले में 61 संरक्षित स्थलों के साथ कौन सा देश यूनेस्को विश्व धरोहर राजधानी बन गया? चीन, फ्रांस, भारत, इटली। और सही आंसर है इसका इटली। इटली 61 वहाँ पर यूनेस्को द्वारा संरक्षित स्थलों की संख्या की सूची 61 है, और ये 61 स्थलों में 55 सांस्कृतिक है, 6 प्राकृतिक है। और जहाँ तक भारत का सवाल है तो भारत की सूची में 44 विश्व धरोहर स्थलों के साथ 6ठे स्थान पर है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के कितने धरोहर स्थल हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल है तो उसकी संख्या 44 है। और अगर आप ये पूछा जाए कि किस देश के धरोहर स्थलों की अधिक संख्या है जिसको यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो यूनेस्को की धरोहर स्थल या विरासत स्थल की सूची में जिसके सबसे विरासत हैं, सबसे अधिक धरोहर स्थल हैं, वह देश है इटली। और 61 उसके भौगोलिक मतलब 61 स्थल हैं जिनमें 55 सांस्कृतिक और 6 प्राकृतिक हैं। इस कारण से उसको विश्व यूनेस्को की कह सकते हैं कि राजधानी कह दिया गया है, धरोहर स्थलों की राजधानी कह दिया गया। भारत का जहाँ तक सवाल है, सबसे लास्ट में यानी सबसे नवीनतम जो यूनेस्को की सूची में यानी यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का जो सबसे नवीनतम है, सबसे लेटेस्ट कहेंगे तो है मराठा सैन्य परिदृश्य। अगला सवाल आपके लिए है और आज का आखिरी है कि हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल सरकार द्वारा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? नितिन गुप्ता, रवि अग्रवाल, संजय मल्होत्रा और विवेक जौहर। इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से किन का कार्यकाल
यानी पहले से तो हैं ही, उनका कार्यकाल को 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। आप हैं रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल के कार्य को 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं जून 2026 में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, लेकिन अब उनके कार्यकाल को बढ़ा करके दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है और 31 दिसंबर 2026 तक वो रहेगा। यानी एक्सटेंडेड जो टर्म है, मंथ है, वो 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक है। 30 जून 2026 को वो सेवानिवृत्त होने वाले थे। जुलाई 2026 में नितिन गुप्ता के बाद उन्होंने पद संभाला था और उन्हें यह तीसरा कार्यकाल है जिसका उनमें विस्तार किया गया। मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष कर नीति निर्माण और देश के लिए प्रशासन में निरंतरता बनाए रखना है। यानी उनका जो कार्यकाल विस्तृत किया गया है, इसका मूल उद्देश्य है कि उनके द्वारा जो अभी हाल में प्रत्यक्ष कर नीति निर्माण और के क्षेत्र में जो विशेष रूप से काम किया गया है, तो वह अस्थायी रूप से बना रहे, इसके लिए ये कार्य किए गए। ये थे आज के 10 सवाल जिनके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना।